दोस्तों, साइंस फिक्शनल मूवीज में आपने कई बार देखा होगा कि इंसान दूसरे ग्रह पर जाता है और वहां पर एक नई दुनिया बसाता है, इंसानी बस्ती तैयार करता है और साथ ही वहां पर रहता है। लेकिन जब फिल्मों में हम ये चीज देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सब काल्पनिक है। पर तब क्या हो जब फिल्मों की ये कल्पना सच हो जाए? मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना? आज की हमारी ये वीडियो दोस्तों आप देखते रह जाएंगे। आज हम नासा के एक ऐसे मिशन के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसकी सच्चाई आपके होश उड़ा कर रख देगी, क्योंकि नासा और कहीं नहीं बल्कि चांद पर इंसानों को बसाने की पूरी तैयारी कर चुका है। तो कैसे होगा ये सब, चलिए जानते हैं। दोस्तों, नासा और चांद का बड़ा खास रिश्ता है, तभी तो नासा ने सबसे पहले इंसान को भेजकर इतिहास रचा और अब वहां पर इंसानी बस्ती बनाने की पूरी तैयारी कर चुका है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम से इस नए दौर की शुरुआत हो गई और जब ये नया दौर शुरू होगा तो हम सभी पृथ्वीवासी उसके साक्षी होंगे। साल 1968 से 1972 तक नासा ने इंसानों को चांद पर उतारने के लिए कुल 9 मिशन किए, जिसमें से 6 मिशन पूरी तरह से सफल रहे। यही वो मिशन थे जिसके दौरान चांद पर सबसे पहला इंसान नील आर्मस्ट्रांग अपने कदम रखता है और उसके बाद 11 और एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर जाकर अमेरिका का झंडा गाड़ आते हैं। नासा ने चांद पर अपना आखिरी मिशन अपोलो 17 किया था, जो साल 1972 में हुआ था। लेकिन उसके बाद से किसी भी देश ने चांद पर मानव मिशन करने की कोशिश नहीं की, न ही नासा ने वहां दोबारा अपने कदम रखे हैं। इस बात को भी पूरे 50 साल से ज्यादा हो रहे हैं और तब से चांद की धरती ने किसी भी इंसान के पैरों को नहीं छुआ है। क्योंकि दोस्तों, शायद इस बार नासा केवल इंसान को चांद पर भेजना नहीं चाहता, बल्कि वहां पर इंसानों को बसाना चाहता है। और इसीलिए चांद पर नए दौर की टेक्नोलॉजी के साथ एक नए एरा की शुरुआत होने वाली है। तभी तो नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का मकसद है कि साल 2024 तक चांद की सतह पर अब तक की पहली महिला और अगले पुरुष को भेजा जा सके। इतना ही नहीं, चांद से लेकर आसपास के जितने भी ग्रह हैं उन सभी पर रिसर्च करने के लिए 2028 तक चांद पर आर्टेमिस बेस बनाना है। ये चीजें सुनने में दोस्तों जितनी ज्यादा आसान लग रही हैं उतनी ही मुश्किल और जोखिम भरी हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने चांद पर इंसानी बस्ती बनाने के लिए वहां के एक बहुत बड़े गड्ढे शेकल्टन क्रेटर को चुना है। ये गड्ढा 12 मील चौड़ा है और 2 मील गहरा है। ख्याल करके देखिए कि एक बहुत बड़ा लूनर बेस इस गड्ढे के अंदर होगा। अब आप सोचेंगे, भला चांद पर लूनर बेस बनाने की क्या जरूरत है और इसका भविष्य में हम इंसानों को क्या फायदा होगा? पहले तो भाई काम की बात आपको बता दें, क्योंकि चांद पर गोल्ड, प्लैटिनम और टाइटेनियम जैसे नायाब धातु का खजाना भरा पड़ा है। पर इन सब के होने से कोई फायदा नहीं होगा। पृथ्वी को जो चीज सबसे खास बनाती है वो है यहाँ मौजूद पानी, और पानी ने ही पृथ्वी पर जीवन बसाया है और जीवन को दोस्तों सालों साल बनाए रखा है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये बन जाता है दोस्तों एक रॉकेट फ्यूल, जो कि स्पेस मिशन के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है। और अगर चांद पर लूनर बेस बनाना है तो वहां पर पानी का होना सबसे जरूरी है। वैज्ञानिकों का सीधा सा मकसद यही है कि वो चांद पर लूनर बेस बनाएंगे ताकि पृथ्वी से लॉन्च किए गए रॉकेट को चांद पर ले जाकर उसे फिर से रिफिल किया जा सके, ताकि हम न केवल अंतरिक्ष और चांद बल्कि दूसरे ग्रहों पर भी अपनी पकड़ बना सकें। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस शेकल्टन क्रेटर को चुना गया है वहां पानी बर्फ के रूप में दफन है। ऐसे में अगर वहां पानी का बड़ा भंडार मौजूद है तो वो फ्यूल का बहुत बड़ा रिसोर्स बन सकता है। नासा का ये मानना है कि चांद पर 600 मिलियन से लेकर 1 बिलियन मैट्रिक टन तक का पानी बर्फ के रूप में मौजूद है और चांद पर इतना पानी होना सोने और चांदी से भी बड़ा खजाना है। जरा सोच के देखिए ना, अगर इस पानी का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो चांद मंगल ग्रह की यात्रा के लिए फ्यूल स्टेशन का काम करेगा। जैसे कि आप घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं लेकिन आपकी गाड़ी में ऑफिस तक पहुंचने के लिए पेट्रोल नहीं है, तो रास्ते में मौजूद पेट्रोल पंप से आप फ्यूल भरकर आराम से ऑफिस जा सकते हैं। ठीक ऐसा ही पेट्रोल पंप का काम चांद भी करेगा, जिसकी मदद से हम मंगल ग्रह पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। और इन्हीं सारी चीजों को सोचकर आर्टेमिस प्रोग्राम को 4 मेन कंपोनेंट्स में बांटा गया है। पहला है स्पेस लॉन्च सिस्टम, यानी रॉकेट की SLR, जो अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट होगा जो स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से बाहर तक लॉन्च करेगा। दूसरा कंपोनेंट होगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट, जिसका काम एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर ले जाना होगा। तीसरे कंपोनेंट की बात करें तो वो होगा दोस्तों लूनर गेट। ये एक तरह का छोटा सा स्पेस स्टेशन होगा जो चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। और जो सबसे जरूरी और चौथा कंपोनेंट होगा वो होगा ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर अपने कदम रखेंगे और ये चारों कंपोनेंट एक साथ ऑपरेट होंगे। आइए बात करते हैं दोस्तों आर्टेमिस प्रोग्राम को अंजाम कैसे दिया जाएगा, कैसे मिशन आगे बढ़ेगा और उसका वर्किंग प्रोसेस क्या होगा। असल में इस प्रोग्राम के पहले ही मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर नहीं उतारा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इस तरह का मिशन काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। इसलिए किसी भी मानव मिशन को अंजाम देने से पहले इस बात का पता होना बहुत जरूरी है कि चांद पर इंसान को भेजने और वहां से वापस आने में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है वो सही तरीके से काम कर रही है या फिर फेल हो जा रही है। यही वजह है कि नासा ने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतारने से पहले अपोलो प्रोग्राम में अपोलो 4, 5 और 6 ये 3 ऐसे अनमैन्ड मिशन थे
जिसमें टेक्नोलॉजी को चेक किया गया। और फिर अपोलो 7, 8, 9 और 10 ये 4 ऐसे मिशन थे जिसमें एस्ट्रोनॉट्स तो थे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में चांद पर उतरने के लिए लैंडर मौजूद नहीं थे। इस मिशन में जितने भी एस्ट्रोनॉट्स गए थे वो सभी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए भेजे गए थे। अब नासा को ये पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि वो इंसानों को चांद पर उतारने में सक्षम है। तब कहीं जाकर अपोलो 11 को लॉन्च किया गया, जिसके जरिए पहली बार किसी इंसान ने चांद की सतह पर अपने कदम रखे हैं। ठीक इसी तरह आर्टेमिस प्रोग्राम को भी अंजाम दिया जाएगा, जिसके पहले फेज में 3 मिशन किए जाएंगे, जिसमें आर्टेमिस 1 एक टेस्ट फ्लाइट होगी, जिसके जरिए SLS रॉकेट ओरायन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेगी, लेकिन उसमें कोई भी इंसान मौजूद नहीं होगा। इस मिशन का मकसद यह सुनिश्चित करना होगा कि एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने के लिए जिस रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है वो उनके लिए सुरक्षित है भी या नहीं। इसी मिशन के दौरान 13 छोटे-छोटे सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया जाएगा, और जब ये पूरी तरह से सफल हो जाएगा तो आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया जाएगा और इसमें एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे ताकि ये पता लगाया जा सके कि ओरायन स्पेसक्राफ्ट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम भविष्य में होने वाले मून मिशन के लिए लंबे समय तक चल पाएगा या नहीं। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स चुने जाएंगे जो ल्यूनर ऑर्बिट में भेजे जाएंगे, और ये एस्ट्रोनॉट्स वहां पर चांद की परिक्रमा करते हुए 4 दिन बिताएंगे और उसके बाद वापस वो धरती पर लौट आएंगे। फिर बारी आएगी आर्टेमिस 3 मिशन की, जिसमें पहली बार एक महिला चांद की सतह को छुएगी और 50 सालों के लंबे इंतजार के बाद फिर से चांद पर इंसान के कदम पड़ेंगे। आर्टेमिस 3 को 2024 में लॉन्च किया जाना है, लेकिन इसकी तैयारी साल 2011 से ही चल रही है, जहां स्पेस लॉन्च सिस्टम को पहले से ही तैयार किया जा रहा है। जब नासा ने पहली बार आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में बताया था तो पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई थी, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा स्पेस मिशन होने वाला है, जिसकी शुरुआत अब तक के सबसे पावरफुल रॉकेट से होगी। स्पेस लॉन्च सिस्टम इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक 32 मंजिला इमारत को भी उछाल कर फेंक सकता है। इसका असली काम होगा ओरायन स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी पर ले जाना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट का काम शुरू हो जाएगा। ओरायन स्पेसक्राफ्ट को 3 पार्ट्स में मिलाकर बनाया गया है, जिनमें पहला है क्रू मॉड्यूल, जिसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स रहकर काम कर सकते हैं और डीप स्पेस ट्रेवल कर सकते हैं। पर आर्टेमिस मिशन के दौरान केवल 4 एस्ट्रोनॉट्स ही चांद पर जाएंगे, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा जगह मौजूद है। और फिर आता है दोस्तों इसका दूसरा मॉड्यूल, जिसे सर्विस मॉड्यूल कहा जाता है, और इसमें एस्ट्रोनॉट्स का लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद होगा। इसी से क्रू मॉड्यूल में पर्याप्त प्रेशर और ऑक्सीजन बनी रहेगी। साथ ही सर्विस मॉड्यूल में एक इंजन भी मौजूद है, जिसे डीप स्पेस में ऑपरेट किया जाएगा। और फिर स्पेसक्राफ्ट का तीसरा पार्ट आता है अबॉर्ट सिस्टम। इसका इस्तेमाल दोस्तों खासतौर पर एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी के लिए किया जाएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर बदकिस्मती से लॉन्च से लेकर पृथ्वी की ऑर्बिट में प्रवेश करने तक मिशन में कोई भी गड़बड़ी आ जाती है तो एस्ट्रोनॉट्स इसी अबॉर्ट सिस्टम की हेल्प लेकर अपनी जान बचा पाएंगे। लेकिन अगर पृथ्वी के ऑर्बिट पर स्पेसक्राफ्ट पहुंच गया तब तो इसकी जरूरत ही नहीं होगी, और फिर स्पेसक्राफ्ट का लोड कम करने के लिए इसी तीसरे सिस्टम यानी कि अबॉर्ट सिस्टम को हटा दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों तब स्पेसक्राफ्ट खुद सुरक्षा पूर्वक अबॉर्ट कर सकता है। रॉकेट से अलग होने के बाद ओरायन स्पेसक्राफ्ट चांद की तरफ गोली की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। और आप ही जान के हैरान हो जाएंगे कि आर्टेमिस प्रोग्राम को नासा अकेले अंजाम नहीं देने वाला है, बल्कि इस पूरे मिशन में कुछ इंटरनेशनल और प्राइवेट कंपनियां भी नासा का साथ देंगे। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।